आप देख रहे हैं द तर्कस। और आज हम उपस्थित हैं झारखंड के मुख्यालय रांची में, और रांची में उस जगह पर जहां एक मनीषी ने अपने पूरे जीवन को लगा करके अपने प्रयोग को एक अंजाम तक पहुंचाने का काम किया है। और आज हम जिनसे आपको रूबरू कराएंगे वो हैं पद्मश्री अशोक भगत जी, जो आजमगढ़ की धरती के किशुनदासपुर गांव से पैदा होकर के उनके जीवन की सफ़र शुरू होती है। और विद्यार्थी जीवन से ही राष्ट्रवादी विचारधारा, फिर इमरजेंसी में जेल, उसके बाद फिर जीवन शुरू होता है तमाम ऐसे कार्यों के साथ जो राष्ट्र की धारा को और अधिक जीवंत करने के लिए काम करने में जिन्होंने अपना उदाहरण प्रस्तुत किया। फिर एक नया दौर शुरू होता है वनवासी क्षेत्रों में राष्ट्रीय आलोक में लोगों को शिक्षित, संगठित और रोजगार से जोड़ने से लेकर के उनके भीतर राष्ट्रीय संस्कृति को समाहित करने का पूरा एक कार्यक्रम हमारे सामने उपस्थित है। और मैं चाहूँगा कि आज के इस अवसर पर आपके तमाम सारे बेबाक राय जो इस देश के लिए, समाज के लिए बहुत ही क्रांतिकारी हो सकती हैं, परिणामकारी हो सकती हैं, मंगलकारी हो सकती हैं, उनके बारे में मैं आपसे कुछ चर्चा करूँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पूरे कार्यों को हमने एक लघु प्रयास किया है मंगल गाथा के नाम से, लेकिन उसमें समाहित कर पाना संभव नहीं है, वो एक अलग विषय है। हम आज आपसे कुछ ज्वलंत मुद्दों पर बात करेंगे और चाहेंगे कि आप स्वतः जो युवा पीढ़ी को बताना चाहते हैं बताएं। अभी आज का एक ज्वलंत मुद्दा है पंचायती राज। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पंचायती राज को कैसे उसके लक्ष्य की तरफ ले जाया जा सके, जो कुछ चल रहा है उस पर आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, पंचायती राज की जो व्यवस्था बनाई गई थी, शुरू में सोच करके गांधी और विनोबा कह रहे थे, जिसको कि अमलीजामा शुरुआती दौर में 2-3 दशकों में नहीं दिया गया कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। बहुत वर्षों तक तो अंतर संघर्ष इसी बात में था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण न होने पाए और सत्ता केंद्रित रहे। लेकिन बाद के दिनों में सबने ये महसूस किया कि बिना सत्ता के विकेंद्रीकरण के, खासतौर पर लोहिया जी ने काफ़ी इस पर डोमिनेट किया और थोड़ा बहुत राजीव गांधी ने प्रयास किया कि सब पंचायतें, लेकिन पंचायतों को अधिकार देना, सशक्त करना, डिवॉल्यूशन ऑफ पावर, अभी भी राज्य सरकारें उसमें संकोच कर रही हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे फोकस किया महिला समूहों पर, गांव के आम आदमियों पर। नरेगा जब आया तो पंचायतों को पैसा जाने की बात कही गई, तो उस हिसाब से पंचायतों में पैसा जाने लगा। लेकिन सत्ता का जो दुर्गुण होता है, अब वो दुर्गुण एमपी एमएलए से होते हुए पंचायतों के प्रधानों और मुखिया तक गया। और अभी जो ज़्यादा हम चिंतित हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण तो हो रहा है, साधन गाँव में जा रहे हैं, लेकिन वहाँ भी वो भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण हो गया। और वो जो रूलिंग है, खासतौर पर ब्यूरोक्रेसी, वो उसको अपने कब्जे से अलग नहीं कर रही है, वो संचालित करती है। मुखिया उसके दलाल बन जाते हैं और प्रधान उसके दलाल बन जाते हैं। और अब तो बुरी हालत ये हो गई है कि ग्राम प्रधानी के चुनाव एक विधायकों की तरह लड़े जा रहे हैं, करप्शन है, पैसे बांटे जा रहे हैं। इसी में बहुत से लोग, खेती बाड़ी वाले भी गरीब होकर रह जा रहे हैं, खेत बाड़ी बेच के बंधक रख कर चुनाव लड़ रहे हैं, हार जाते हैं तो बिल्कुल भीख मांगने लगते हैं। इस गांव में गुटबंदी, जातिवाद को ये, जबकि ये पंचायतों का स्वरूप, पंचायतें परंपरागत ये थी कि कम से कम सर्वानुमत से, और हम लोग बार बार कहते थे कि सत्ता का निर्णय का अधिकार दिया जाए, लेकिन पैसा उनके हाथ में न दिया जाए और उन पर नियंत्रण ग्राम सभाएँ करें। ग्राम सभाएँ तो बिल्कुल गौण हो गई हैं। ग्राम सभाएँ जो पंचायतों पर अंकुश रख सकती थी, उनका तो पुनर्गठन भी ठीक से नहीं होता है। उनको अधिकार भी नहीं है कि उंगली उठाएं, प्रश्न करें, मुखिया से पूछें।
प्रधान से पूछें। तो ये एक संकट बड़ा आया है, और इस बड़े संकट को निपटने के लिए मैंने तो अभी सोच रहा हूँ कि लिखूँगा कि जैसे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, भाई आप एक चुनाव का कोड ऑफ कंडक्ट तय करो। एक प्रत्याशी कितना क्या क्या खर्च करे, उसके खाते को सील करो। चुनाव के दौरान वो खाते का दुरुपयोग न करे पैसे का। ये निश्चित करो कि वो जमीन न बेचने पाए अपनी। गांव में दारू की भट्टियां बंद करो। कम से कम 3 महीना 4 महीना जो दारू की दुकानें हैं वो चुनाव के पहले से लेकर नीचे नहीं चलेंगी, आसपास नहीं चलेगा। और ये सब निश्चित करके एक प्योर चुनाव कराने की ताकत सत्ता में है, तब ईमानदारी से ग्राम स्वराज की ओर जाएगा। वरना तो अभी तो मुझे लक्षण बड़े खराब से दिख रहे हैं। चुनाव की जो हालत हम लोकसभा विधानसभाओं में देखते थे और कई बार लगता था कि ये शायद अच्छा नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल आपने बताया कि गांव में भी वही हालत होती जा रही है। और नशे का एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव हर चुनाव हमारे गांव के हजारों नौजवानों को नशे की गिरफ्त में झोंक रहा है, और फिर वो सड़क छाप बन करके बिल्कुल जो हमारे देश का एक प्रतिभा और संसाधन बन सकते थे उनको बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। आपके इस पर व्यापक अनुभव है। मैं जानना चाहूँगा कि आपका इसमें क्या सुझाव हो सकता है कि कैसे हम गांव की मुख्य समस्याएं क्या हैं, कैसे उन व्यवधानों को हटाया जाए कि गांव को कुछ विकसित होने का मौका मिल पाए। एक तो ये सरकारी तंत्र से मुक्त कैसे हो पंचायतें, इस पर स्वायत्त शासी पंचायतें जब नहीं बनेंगी और लोगों को, मैं तो कई बार एक बहुत पहले आपको ध्यान में होगा मैंने कहा था कि जो पंचायतें करप्ट हो जाएं उस गांव को बैन लगा दीजिए, कोई पैसा नहीं देंगे। जो पंचायतें लोग सर्वानुमति से चुन के लाते हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए कि भाई गांव के लोग जुट करके उन्होंने चुन लिया अपना प्रधान और आपको बता दिया, आप उसको रिकॉग्नाइज करिए। आप उस सिस्टम में अगर ढालिएगा जिस समय सांसद और विधायक चुनने जाते हैं, और अब तो सुनते हैं भाई कई लोग कई पार्टी के अंतर्गत चुनाव लड़ना चाहेंगे आप, तो सारी बीमारियां आएंगी। तो वो तो भूख है सत्ता पर नियंत्रित करने का, गांव से लेकर दिल्ली तक का, वो रोका जाना चाहिए। गांव को स्वायत्तशासी होना, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, ग्राम सभाओं के पुनर्गठन की कल्पना करना, उनका द्वारा अंकेक्षण और मूल्यांकन की कानून बनाना। वो अगर सर्टिफिकेट देते हैं ग्राम सभा के किसी सरपंच को, मुखिया को, प्रधान को, इनका काम ठीक है तो सर्टिफिकेट को मानना। मैं दर्शकों को बताते चलूं कि जो आप अभी बात कह रहे हैं अंकेक्षण की, सामाजिक मूल्यांकन की, तो वैसे तो उत्तर प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था की गई है, लेकिन वह व्यवस्था जो आप जिस उद्देश्य से बात कर रहे हैं, जो आपका उद्देश्य निहित है, वो चीज वहाँ नहीं दिख रही। वो भी कई लोग इस पर काम कर रहे हैं, और एक बना दिया गया है कि हर ब्लॉक में अंकेक्षक हैं और वो भी गांव में निकलते हैं, वो जांच करते हैं, उसकी खराबियों का रिपोर्ट देते हैं, रिपोर्ट भी देते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के वहाँ भी वह भी भ्रष्टाचार के अंग की तरह ही दिख रहा है, उससे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। आपकी जो बात है वह उसी गांव से उस चीज की स्थिति पैदा हो। ग्राम सभा यानी गांव की वास्तव में सभा हो, नाम तो ग्राम सभा है लेकिन गांव में सभा होती कहाँ है? कोई चीज सर्वानुमत बैठ करके 10 लोग कोई निर्णय कहाँ लेते हैं? वो तो सब कानो कान बात होती है, और हर आदमी भी चाहता है कि हम कान में बात करके प्रधान से काम करा लें, और प्रधान भी चाहता है कि सार्वजनिक रूप से कोई काम न करना पड़े। तो वहाँ तो उसकी कोई, उसका जीवन, उसमें प्राण ही नहीं रहा उस प्रयास में। तो ग्राम स्वराज का जो सपना था, जो गांव के उत्थान की बात थी, वह पूरी तरह से धराशायी होती दिख रही है। इस पर व्यापक काम की जरूरत है, और इसमें जिस तरह से जैसे आपने जीवन लगाया, इस तरह से कई नौजवानों को उतरना पड़ेगा, जीवन लगाना पड़ेगा। कई बार उनको बुरा माना जाएगा, सरकार भी अच्छा नहीं मानेगी, समाज भी नहीं अच्छा मानेगा। देखिए, नौजवानों के अंदर जो यह खबस आ रही है कि मुखिया बन जाए, प्रधान बन जाए, और इसलिए बन जाए पैसा कमाए, ऐसे हवस को रोक करके पढ़े लिखे नौजवान अपने को इन्वेस्ट करें। कई बार कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात होती है, पूंजी इन्वेस्टमेंट की बात होती है, लेकिन यहाँ टैलेंट इन्वेस्टमेंट हो, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट हो, और गांव में आदमी रह करके लोगों के साथ सर्वानुमति बनावे, विचार बनावे,
और गांव के संसाधनों को सुरक्षित करे, उनकी उपयोग करने की बात करे। गांव में जो टैक्स है गांव वालों को मिले, गांव का कोष बने, गांव का उस पर अधिकार हो, वो उस अधिकार से काम कर सके, ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। इसके लिए जब तक पढ़े लिखे समझ वाले नौजवान गांव में नहीं आएंगे निस्वार्थ भाव से, तब तक कोई काम नहीं होने वाला है। अभी आपने बहुत ही दमदार बात कहा कि गांव की जीत, इस लोकतंत्र के जो पंचायती राज का लोकतंत्र है उसके इस महापर्व में मैं समझता हूं कि वही गांव जीत सकता है, उसी की विजय होगी, उसी का विजय पर्व मनाया जाएगा जो सर्वानुमत व्यवस्था खड़ी कर सके। और वहां जैसा कि आपने बात किया, अपने टाइम का, अपने टैलेंट का, अपने जीवन का इन्वेस्ट करने के लिए जो नौजवान उतरेंगे, उन्हीं से नए भारत का निर्माण हो सकता है। एक पीढ़ी हमारे सामने आप जैसी है और आगे इसी तरह की पीढ़ी की जरूरत पड़ेगी, उसके बिना मैं नहीं समझता कि कुछ हो सकता है। आपने उसी बात को पूरी तरह से हमारे दर्शकों के लिए, नौजवानों के लिए प्रेषित किया है। मैं चाहूँगा कि आज हमारा चैनल जिसका इतिहास आपसे जुड़ा हुआ है, आपके साथ रह करके हमने ग्रामीण विकास की धारा को, जब कभी मेरे मन में आती थी बात क्रांति की, तो कुछ दूसरा सपना होता था, लेकिन इसी धरती पर, इसी बिशुनपुर के उसी केंद्र पर रह करके, पढ़ करके लोक क्रांति पाथे, धीरेन्द्र मजूमदार और तमाम ऐसी चीज़ों से मुझे जो एक समझ मिली कि आगे वाला जीवन गांव में ही जीना है, लगाना है, करना है। भले कुछ न कर सका हूं, लेकिन इतना ही मुझे संतोष है कि मैं गांव में रहने की कोशिश किया और कर रहा हूं और गांव में ही रहूंगा। इसके लिए कोशिश पर चल पड़ना ही अपने आप में मुझे एक बड़ी बात लगती है। कई बार आप पूछते हैं कि मुझसे आपने क्या जाना, उसको क्या कह सकते हैं, तो मैंने यही कहा कि जब जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो वो मेरे काम से निकल करके कुछ चीज़ें उसमें से आएंगी। मैं आप जैसा नहीं हो सकता, उसका कोई दावा नहीं कर सकता, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ न कुछ रास्ते उसमें से निकलेंगे। क्योंकि तमाम प्रयोगों को हमने देखा है, किस तरह से आपने तमाम संघर्षों को झेला है, किस तरह से उनको एक मोड़ दिया है, एक रूप दिया है, और आज एक पूरे देश में आपकी एक पहचान है और उससे तमाम लोग प्रेरित हो सकते हैं। इस तरह के प्रयोग इस देश में हो, तभी ये भारत, पूरा देश, गाँव का देश, फिर से इसका पुनर्निर्माण हो सकता है। मैं चाहूँगा कि कुछ संदेश आप खास हमारे चैनल के जरिए लोगों को, जनता को, युवाओं को जो भी कहना चाहिए। कोविड पीरियड में पूरी दुनिया ने महसूस किया, भारत की प्राचीन पद्धतियों पर विश्वास किया। जो हम सोच नहीं सकते थे कि भारत की प्राचीन परंपराओं पर सो कॉल प्रोग्रेसिव देश जो अपने को बहुत ज्ञाता मानते थे, वो विश्वास कर सकेंगे। और फिर जो अपने आसपास की चीज़ों पर लोगों ने ध्यान देना शुरू किया, जो सर्वथा गांव के लोग ही भूल गए थे कि हमारे आसपास से जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं और हमारे पास ये हर्बल्स हैं, हमारे पास ये दवाएं हैं, तुलसी का उपयोग है, सहजन का उपयोग है। इन सब बातों पर पुनः जोर दिया जाए, उसका उपयोग किया जाए, उससे आदमी पहले अपनी इम्यूनिटी पावर बनावे, ताकत बनाए। बहुत बीमारियाँ आई देश में, हमारे लोगों ने इसको झेला है, इसको झेलने की ताकत बढ़ावें। डॉक्टरों के भरोसे बैठने से काम नहीं चलेगा, खुद में अपने आप में ताकतवर प्रकृति के आधार पर बनना पड़ेगा। प्राकृतिक संसाधन ताकत ही हमारी, हरियाली ही हमारी मिट्टी पानी ही हमारी ताकत और जीवन का आधार बनेगी। प्रकृति हमारे जीवन का आधार बनेगी। प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, और जहां आप हैं, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, वो प्रकृति के उपासक हैं। प्राकृतिक रूप से ये जनजातीय पूरा समाज प्रकृति की गोद में पड़ा है, उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी दिखाई देता है। आपने हमको समय दिया, हमसे बात किया, हमारे दर्शकों के लिए बहुत सारी जानकारियां दी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे, फिर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आपको धन्यवाद।